करीब 30 लाख करोड़ की संपत्ति, 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी विरासत और भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप की कमान संभालने वाले नोएल टाटा की क्या खासियतें उन्हें अलग बनाती हैं, इस ओहदे के लायक बनाती हैं? कैसे वो पर्दे के पीछे टाटा के की प्लेयर बनकर भारतीय बाजार की नब्ज़ टटोलते रहे? और बात ये भी हम करने वाले हैं कि 15 अक्टूबर को आने वाले देश के सबसे बड़े IPO में क्या होने वाला है। बाज़ार में इस IPO को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचाई हुआ है। कंपनी का नाम आप जानते ही हैं, Hyundai इंडिया, जो काफ़ी लंबे समय बाद अपना IPO लेकर उतरने वाली है बाज़ार में। समझेंगे इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स, इसे अभी क्यों लाया जा रहा है, यानी IPO की टाइमिंग ऐसी रखी गई तो क्यों, आगे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं और वो कारण भी बताएंगे जो इसकी ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सोशल मीडिया पर आप अगर एक्टिव रहते हैं तो आप एक कपड़े के ब्रांड प्रमोशन से ज़रूर दो चार हुए होंगे। आमतौर पर ये पेड प्रमोशंस नहीं होते हैं, माउथ टू माउथ टाइप के एड्स होते हैं या उस तरह के वीडियोस होते हैं। जेन ज़ी वालों के ज़माने का ब्रांड है और इस पर मीम्स खूब बने हैं। नहीं समझे आप तो थोड़ा और बता देते हैं। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अपनी जगह थोड़ी प्यार से बनानी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है। एक परिवार को भीगते देखा तो लो बजट नैनो लॉन्च की गई और मिडिल क्लास परिवारों को जब फैशन और ब्रांड्स के बीच प्राइस देखकर अपने मन को मारना पड़ा तो मार्केट में ज़ूडियो आया। ये दोनों चीज़ें मुमकिन करने वाला ग्रुप एक ही था, टाटा। बहुत कम लोगों को पता है कि ज़ूडियो टाटा का ही ब्रांड है। जहां दूसरे बड़े ब्रांड्स कम सेल और ज़्यादा कमाई पर फोकस कर रहे हैं, वहीं ज़ूडियो ने ज़्यादा सेल के साथ ज़्यादा कमाई का तरीका अपनाया। लो रेंज और फास्ट फैशन ग्रैब करने वाले टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अपनी पैड बनाकर कंपनी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। बाकी प्रमोशन का काम आम लोगों ने ही कर दिया। इतना ही नहीं, ज़ूडियो को दिल्ली से दुबई तक पहुंचाया जा चुका है ऑलरेडी। हाल ही में इसे दुबई के सिलिकॉन ओएसिस मॉल में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके पीछे जो माइंड है वो कौन से वाले टाटा का है आप जानते हैं? जवाब है नोएल टाटा। रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बन गई। इसके बाद टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। नोएल टाटा ग्रुप के साथ 40 सालों से जुड़े हुए हैं, खुद भी एक टाटा हैं और जितने भी नए कारनामे हैं उनमें नोएल की कहीं ना कहीं भूमिका है। जैसे वेस्ट साइड हुआ, ट्रेंट हुआ, तनिष्क हुआ, टाइटन हुआ, टाइटन आई, फास्ट ट्रैक, ये सभी टाटा के ब्रांड्स हैं। नोएल टाटा इंटरनेशनल और टाटा स्टील, जो लेगेसी कंपनीज चली आ रही हैं, उनमें भी चेयरमैन है। नोएल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पढ़ाई की है और उन्होंने टाटा इंटरनेशनल से अपना करियर स्टार्ट किया था। 1999 में ट्रेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। इस कंपनी को उनकी माता सिमोन डनोयर ने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको फैमिली ट्री समझा देते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की। पहली बीवी सुमी कमिसरिएट से 2 बच्चे हुए, रतन और जिमी। रतन कौन? रतन टाटा, जिनका भी निधन हुआ। साल 1945 के करीब नवल और सुमी दोनों अलग हुए। बाद में दूसरी शादी हुई नवल की सिमोन दुनोये से। इस बार एक बेटा हुआ। इस बेटे का नाम ही नोएल टाटा है, यानी नोएल रतन के सौतेले भाई हैं। रतन और जिमी दोनों ने शादी नहीं की। जिमी बिजनेस और चकाचौंध से दूर ही रहे। वापस आ जाते हैं हम ट्रेंट पर, जिसकी वैल्यू 2.8 लाख करोड़ रुपीस है आज की डेट में। नोएल की लीडरशिप में इस कंपनी ने पिछले दशक में अपने शेयरों में 6000% से ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। नोएल ने इस कंपनी के अंदर वेस्ट साइड जैसा सफल बिजनेस बनाया। साल 2003 में वो टाइटन और वोल्टास की कमान संभालते हैं और उनकी लीडरशिप में टाइटन आई और फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स लॉन्च होते हैं। तनिष्क भी उन्हीं की बदौलत पूरे देश में चमका है। 2010-11 के बीच वो टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन बने। 2018 में उन्हें टाइटन का वाइस चेयरमैन बनाया गया और 2017 में उन्हें ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल कर लिया गया। टाटा ग्रुप के कर्ता धर्ता रतन टाटा की प्रेजेंस पब्लिक में काफ़ी रही। वहीं नोएल पर्दे के पीछे से कुशल तरीके से एक बिजनेस टाइकून के तौर पर टाटा को आगे बढ़ाते रहे। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। 1996 में Hyundai इंडिया ने भारत में अपनी आमद दर्ज कराई थी। सेंट्रो, आपको याद होगा, नॉस्टैल्जिया में अगर आपका थोड़ा भी विश्वास है, प्यारी सी कार थी। Hyundai इंडिया की ही वो देन थी जिसे कंपनी ने 1998 में लॉन्च किया। इसी के साथ कंपनी के नाम कई नई कारें लॉन्च होती गईं और Hyundai का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहा, कार्स का कारवां। लगभग 3 दशक इस कंपनी को हो गया और अब कंपनी
बड़े लंबे समय के बाद अपना आईपीओ ला रही है। Hyundai मोटर इंडिया ने 15 जून को ही सेबी के सामने आईपीओ की मंजूरी के लिए डीएचआरपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया। आसान भाषा में बता दें कि ये प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे अब मंजूरी मिल गई। प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट से सेबी देखता है कि आपका हिसाब किताब ठीक है कि नहीं, परमिशन आप लेते हो मार्केट में उतरने की। फिर दोहरा देते हैं, 15 अक्टूबर 2024 को ये आम निवेशकों के लिए खुल जाएगा। क्लोजर डेट 18 अक्टूबर है और लिस्टिंग 22 अक्टूबर को होने की संभावना है। खर्चा पानी के रेगुलर दर्शक जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए हम बता दें कि किसी कंपनी को अगर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उससे ज़रूरत पड़ती है फंड्स की। अब इस पैसे को जुटाने के इन 3 तरीके हैं। या तो आप बैंक से लोन लीजिए जिसके लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा और थोड़ा आसान तरीका है, आसान मतलब प्रोसेस में नहीं, फ़ायदे के हिसाब से, कि कंपनी अपने शेयर्स सार्वजनिक कर दे और पब्लिक से पैसा जुटाए। कोई कंपनी पहली बार जब अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, यानी एक अवसर पैदा करती है कि आप इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लीजिए, उद्योगपति नहीं, हमारे आपके जैसे लोग, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने पहले शेयर्स बेचती है। इससे आम लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है और ये लिमिटेड वक्त के लिए खुलता है। जब आप आईपीओ लेते हैं तो सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे हैं, तो ये हुआ प्राइमरी मार्केट। आईपीओ लेने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट्स पर शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है, जो सेकेंडरी मार्केट हुआ। आईपीओ बंद होने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। ये फिर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। एक बार लिस्ट हो गए तभी इन्हें बेचा जा सकता है। Hyundai इंडिया का ये पहला आईपीओ है जिसका साइज है 27,870 करोड़ रुपए। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai इंडिया का प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए पर शेयर होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। कंपनी पब्लिक इशू के लिए 14 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को जारी करने वाली है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इसके बाद कंपनी के इंडियन यूनिट की वैल्यू 1.6 लाख करोड़ हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है कि Hyundai इतने सालों से मार्केट में है लेकिन आईपीओ अब ला रही है, कंपनी ने ये टाइमिंग क्यों चुनी? तो इस पर हमने बात की एक्सपर्ट से। अभी तो क्या है, वो एक ट्रेडिशनल सेगमेंट में काम कर रहे थे जिसमें वो पेट्रोल और डीजल से बनी गाड़ियां निकाल रहे थे, जहां उन्हें कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट जैसा कि हुंडई में अपने डीआरएचपी में और अपनी जो अभी तक की उनकी घोषणाएं रही है उसमें उन्होंने बोला है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत जल्दी आने वाले हैं और क्रेटा ईवी को लेकर आने वाले हैं। तो ईवी सेगमेंट के अंदर जिस तरीके से एक भारी निवेश की जरूरत है, इसके लिए कंपनी जो है वो अब अपना आईपीओ लेके आ रही है। Hyundai इंडिया ने अपने आईपीओ में कुछ रिजर्वेशंस रखे हैं। संस्थागत खरीदारों के लिए 50%, खुदरा निवेशकों के लिए 35% और गैर संस्थागत निवेशकों के लिए 15%। इसके अलावा 7,78,400 इक्विटी शेयर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व हैं, यानी आप Hyundai के एम्प्लॉई हैं तभी इन शेयर्स को ले पाएंगे। इनकी कीमत 131 से 138 करोड़ रुपए तक के है। कुल मिलाकर इस ऑफर में Hyundai मोटर इंडिया के 17.5% यानी 14.2 करोड़ शेयर बेचे जा रहे हैं। ये पूरी तरह ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल होगा, यानी सारे पैसे पेरेंट कंपनी के पास जाएंगे। आईपीओ के लिए सिटी, एचएसबीसी, कोटक, मॉर्गन स्टैनली ये मर्चेंट बैंकर्स होंगे। इस आईपीओ को 5 प्लेयर्स मैनेज कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब बीआरएलएम यानी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं जो Hyundai मोटर इंडिया के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे, यानी कि शेयर्स की बिक्री और उसके सक्सेस की देखभाल सुनिश्चित करना इन लोगों की जिम्मेदारी है, इन संस्थाओं की। इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के रजिस्ट्रार है, यानी कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मेदारी होगी वो इनकी होगी कि शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर रिफ़ंड किया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से आईपीओ का प्रोसेस होता रहे, ये सब इनका काम है। इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग में टॉप के तगमे के साथ मारुति है, जिसकी लिस्टिंग 2003 में हो गई थी। इसके बाद 2 दशकों में Hyundai मोटर इंडिया पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेब्यू कर रही है मार्केट में। ऐसे समय में आईपीओ आया है जब भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और कई कंपनी शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कर रही हैं। इसमें Hyundai इंडिया में निवेश करने में कितना जोखिम है, क्या देखने को मिल सकता है, अच्छी और बुरी बातें क्या हैं, आप सुन लीजिए। ईवी के अंदर जो है वो एक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के तहत जो है ये पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर ईवी सक्सेसफुल नहीं होता है उनका, तो निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम यहाँ पे देखने को मिल सकता है हुंडई के अंदर। और दूसरा जो ओवरऑल मतलब मैं केवल हुंडई के हिसाब से नहीं कहूंगा, जो मुझे सबसे बड़ा
डेंजर हुंडई के आईपीओ से लग रहा है, वो मार्केट को लेके लग रहा है, क्योंकि 27,800 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट से निकलने वाली है। इतना बड़ा आईपीओ जिस हिसाब से आ रहा है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक की जो पीई है वो आज 26-27 पे के आसपास पे इसका आईपीओ आ रहा है, और मारुति जो है वो ऑलरेडी 26-27 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर मुझे चुनना होगा दोनों में से कोई एक, तो मैं आज की डेट में मारुति को चुनूंगा, बिकॉज वो ट्रस्टेड है, उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट। Hyundai की भारतीय इकाई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट था 4,653 करोड़ रुपए का। Hyundai 27,856 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ भारत में सबसे बड़े आईपीओस में से एक लाने के लिए तैयार है। अब तक बीमा कंपनी LIC 21,000 करोड़ रुपए के साथ, जो उसके आईपीओ की वैल्यू थी, उसके साथ पहले नंबर पर है आईपीओ के गेम में। ऐसे में आने वाले दिनों में मार्केट में इन्वेस्टर्स का रिएक्शन देखना दिलचस्प होने वाला है। आपके लिए एपिसोड लिखा था प्रगति ने और आलोक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।